घटनाओं की रफ्तार यहाँ सच में हैरान करने वाली थी। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को झारखंड पुलिस से पटना पुलिस को पेपर लीक का पहला सुराग मिलता है। फिर 5 मई यानी परीक्षा के दिन ही पटना पुलिस तेजी से एक सेफ हाउस पर छापा मारती है, जहां से वो जले हुए प्रश्न पत्र मिलते हैं और गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि 22 जून आते आते केंद्र सरकार इस पूरी जांच को देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के हाथों में सौंप देती है। नमस्कार, और आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात होने जा रही है जिसने हाल ही में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्रीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2024 को लेकर हुआ भारी विवाद। आज का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। तथ्यों, जांच रिपोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को जोड़कर इस पूरे संकट का एकदम निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, बिना किसी पक्षपात के। केवल उन ठोस सबूतों पर बात होगी जो जांच एजेंसियों ने सबके सामने रखे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या 68 जले हुए कागज के टुकड़े 23 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य तय कर सकते हैं? पटना में पुलिस की छापेमारी के दौरान कुछ जले हुए कागज के टुकड़े मिले। पहली नजर में तो ये महज कूड़ा ही लगते हैं, है ना? लेकिन जब बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने इन्हें फोरेंसिक लैब भेजा तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये 68 सवाल उसी मूल प्रश्न पत्र से हूबहू मिलते थे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के लिए सेट किया था। बस यहीं से देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस एक आंकड़े पर गौर करना बहुत जरूरी है। 23,33,297। इतने सारे उम्मीदवारों ने इस साल 5 मई को ये परीक्षा दी थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये भारत के 571 शहरों और 14 विदेशी शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित एक विशाल प्रक्रिया थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत सपनों और सालों की जी तोड़ मेहनत को दर्शाता है जो इस एक दिन पर टिके थे। अब इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक तरफ 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में मौजूद महज 1.08 लाख सीटें। सफलता की दर बहुत ही कम है। और सच कहें तो इसी भारी दबाव और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के माहौल में कुछ लोग गलत रास्तों का सहारा लेने लगते हैं। इसी बेतहाशा मांग का फायदा उठाकर संगठित अपराध और पेपर लीक जैसे गिरोह पनपते हैं। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के पहले चरण पर, जले हुए कागजों की खोज। आइए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर जांच की शुरुआत कैसे हुई। घटनाओं की रफ्तार यहाँ सच में हैरान करने वाली थी। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को झारखंड पुलिस से पटना पुलिस को पेपर लीक का पहला सुराग मिलता है। फिर 5 मई यानी परीक्षा के दिन ही पटना पुलिस तेजी से एक सेफ हाउस पर छापा मारती है, जहां से वो जले हुए प्रश्न पत्र मिलते हैं और गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि 22 जून आते आते केंद्र सरकार इस पूरी जांच को देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के हाथों में सौंप देती है। और ये विवाद किसी एक शहर तक सीमित नहीं था। इसका फैलाव काफी बड़ा था। बिहार पुलिस को जो जले हुए टुकड़े मिले, उनका सेंटर कोड सीधा झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसएस स्कूल से जा मिला। पटना में एक सुरक्षित ठिकाने पर लीक हुए पेपर का इस्तेमाल हुआ और इसी बीच राजस्थान के सीकर में एक तथाकथित गैस पेपर वायरल हो गया, जिसके 140 से 150 सवाल असली परीक्षा से बिल्कुल मेल खाते थे। मतलब तार हर तरफ जुड़े हुए थे। अब रुख करते हैं दूसरे चरण की ओर। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर सॉल्वर गैंग नाम का ये शातिर नेटवर्क असल में काम कैसे करता है। जांच रिपोर्टों से ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक बेहद सुनियोजित ऑपरेशन था। पहला कदम, किसी स्रोत से चालाकी से प्रश्न पत्र हासिल करना। दूसरा कदम, परीक्षा से एक रात पहले उम्मीदवारों को पटना के राजवंशी नगर जैसे एक सेफ हाउस में इकट्ठा करना और उन्हें रात भर में सही जवाब रटवाना। और तीसरा कदम, अगले दिन जाकर आराम से परीक्षा देना। ये नेटवर्क इतना अचूक था कि पकड़े गए कुछ छात्रों के शानदार अंक इस बात की गवाही दे रहे थे। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है ये भारी भरकम रकम, 30 से 40 लाख रुपए। जी हाँ, रिपोर्टों के मुताबिक बिचौलियों ने हर एक छात्र से इस लीक हुए पेपर के बदले में यही कीमत मांगी थी। जरा सोचिए, ये आंकड़ा ही अपने आप में ये साबित कर देता है कि शिक्षा प्रणाली में सेंध लगाने वाला ये गिरोह कितने बड़े वित्तीय लालच के लिए काम कर रहा था। इस राष्ट्रव्यापी हंगामे के बाद सिस्टम ने क्या कदम उठाए? आइए चरण 3 में उस सख्त नए कानून पर बात करते हैं जो इस संकट से निकलकर सामने आया। इस भारी विवाद के बीच व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। भारत सरकार ने देश का पहला सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया। इसका सीधा मकसद यूपीएससी, एसएससी और एनटीए जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और इन संगठित माफियाओं की जड़ें काटना है। इस नए कानून के तहत मिलने वाली सजाएं सच में बेहद सख्त हैं। अब परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और सबसे अहम बात, ये अपराध अब गैर जमानती हैं और खुद को बेगुनाह साबित करने का पूरा बोझ सीधे तौर पर आरोपी के कंधों पर डाल दिया गया है। ये साफ संदेश है कि अब ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए अब इस विश्लेषण के चौथे और सबसे निर्णायक चरण की ओर बढ़ते हैं,
देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पूरी स्थिति का निपटारा कैसे किया? अगर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक आदेश और सीबीआई की जांच रिपोर्टों पर नजर डालें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। सीबीआई ने पाया कि पटना और हजारीबाग के केंद्रों से लगभग 155 छात्रों को ही सीधे तौर पर इस धोखाधड़ी का फायदा मिला है। अदालत ने साफ किया कि ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि पूरा का पूरा सिस्टम ही दूषित हो गया है। और पेपर लीक के इस बड़े विवाद के बीच एक और बड़ा ही दिलचस्प रहस्य उलझा हुआ था। ये जुड़ा था भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के एक सवाल से। इस सवाल में परमाणु स्थिरता को लेकर दो कथन थे। शुरुआत में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दो अलग अलग विकल्पों को सही मानकर नंबर दे दिए थे और इस एक छोटे से फैसले ने हजारों छात्रों की रैंकिंग को ऊपर नीचे कर दिया था। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे विज्ञान के जानकारों ने इस विवाद को सुलझाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तुरंत आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई। उनका फैसला एकदम स्पष्ट था, केवल विकल्प 4 ही सही उत्तर है। इस एक वैज्ञानिक फैसले के आते ही एनटीए को पूरे देश के छात्रों की रैंकिंग्स फिर से जारी करनी पड़ी। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द क्यों नहीं की? अदालत का तर्क बहुत साफ और तार्किक था। उनका मानना था कि एक नई परीक्षा करवाने से एडमिशन प्रक्रिया में महीनों की देरी हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा और गंभीर नुकसान उन मासूम छात्रों को होगा जो कमजोर और हाशिए के समुदायों से आते हैं। चूंकि लीक बड़े पैमाने पर नहीं था, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करना न्याय के हित में नहीं माना गया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद अब एक बेहद गंभीर सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे पास एक नया और सख्त कानून है, सीबीआई की जांच है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक और संगठित अपराध खुद को और चालाक बना रहे हैं, क्या कोई एक कानून सच में हमारी सार्वजनिक परीक्षाओं को पूरी तरह से लीक प्रूफ बना सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।